महोदय, 2023-24 के बजट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया है, इसमें राजस्थान की तरक्की और राजस्थान की जनता का विकास और राजस्थान के सभी वर्गों का, दलित का, पिछड़ों का, अगड़ों का, छात्रों का, अल्पसंख्यकों का, एसटी, एससी, बुजुर्गों, मजदूरों, महिलाएं, नौजवानों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, संविदा कर्मियों और पेंशनधारियों और खिलाड़ियों और दिव्यांगों का सबका ख्याल रखते हुए एक महत्वपूर्ण और एक शानदार बजट पेश किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 23-24 बजट की भूरी प्रशंसा करता हूं और समर्थन करता हूं कि हमारे सदन के नेता ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को हर महीने 1 किलो दाल, चीनी, गेहूं और तेल और नमक का पैकेट फ्री देना, बीपीएल परिवारों को, उज्ज्वला योजना के परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देना, 100 यूनिट की बजाय 300 यूनिट 15 लाख 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को फ्री देना और 15 लाख परिवारों को 300 से 700 रुपये की छूट देना। ओल्ड पेंशन को सभी कर्मचारियों को लागू करना, युवाओं के लिए 500 करोड़ का विकास कोष गठित करना, 1,42,000 नौकरियां देना, 1,82,000 नियुक्तियां प्रतिदिन करना, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च करना और जॉब ओरिएंटेड के लिए मेगा फेयर मेले लगाना, जिससे हमारे राजस्थान के नौजवानों को नौकरियां मिल सके, उन फेयरों में जाके सिलेक्शन हो सके। प्रोफेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 30,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना, 75 जगह हर ज़िले में 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद नंदा हॉस्टल बनाना, युवा उद्योग के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 5 लाख तक की छूट देना, प्रदेश में युवाओं का उद्योग लगाने के लिए स्टार्टअप एवं आधुनिक उद्योग के लिए 200 करोड़ का RCVI के तहत उपलब्ध कराना और आई स्टार्ट के माध्यम से मैचिंग शेयर की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ देना। तो राजस्थान के नौजवानों के लिए जो कोई कुछ भी करना चाहता है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को जोड़ के, छात्रों को, किसानों को 2000 तक यूनिट फ्री देना, किसानों को, किसानों के बिजली के बिल माफ़ करना, किसानों के कर्जे माफ़ करना और किसान कल्याण कोष को 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ करना। तो ऐसा बजट ना भविष्य में किसी ने दिया है और भूत में किसी ने दिया है, ना भविष्य में कोई देगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 4 बजट पेश किए हैं, उन सब बजटों को हमने कार्यान्वित किया है और जो हमने घोषणाएं की हैं, उनको हमने इस बजट से पहले सबको पूरा कर दिया है। और इन बजट की घोषणाओं को हम अप्रैल तक अभी से काम चालू कर दिया है और इन सभी बजट की घोषणाओं को हम समय से पहले पूर्ण कर देंगे। मुख्यमंत्री जी इसने हमारे सभापति महोदय इस बजट में विकलांग, दिव्यांग, बुढ़ापा पेंशन, डाइवोर्सी महिलाओं के लिए 750 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये तक कर दी है। उन्होंने एक राजस्थान का गार्जियन होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते हर वर्ग का ख्याल रखा है। एसटी, एससी के लिए 500 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिए। एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी विकास कोष को की राशि 200 करोड़ कर दी। सफाई कर्मचारी जिनकी कोई शुद्ध नहीं लेता, 20 करोड़ से बढ़ाकर भगवान वाल्मीकि महर्षि कोष को 1,000 करोड़ रुपये कर दिया। 100 करोड़ 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिससे हम जो शहर के अंदर या जो बहुत समय से अटकी पड़ी थी, उनको दूर किया जा सके। हर संभाग पर महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए 50 और
जिलों में 50 कमरे के और संभाग में 100 कमरे के हॉस्टल बनेंगे। बसों में किराए की 50% की छूट कर दी। कोरोना काल में अनाथ बच्चों को 18 साल होने के बाद सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और खेलों के प्रोत्साहन के लिए MLA CSR फंड में 25 लाख की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी। टूरिज्म के लिए हमने 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिए, जिससे राजस्थान का टूरिज्म बढ़े और टूरिज्म का विकास हो और राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सकेंगे। पशुओं के लिए गऊ हमारी माता है। लंपी में जब हमारी गायें मर जाती हैं या सड़क पे गाय के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो माता कहने वालों भी माता को अर्थी पे कंधा नहीं देते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता का सम्मान करते हुए लंपी में गायों की मृत्यु पर हर पशुपालक को 40,000 रुपये की सहायता दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गौ माता के प्रति प्यार और हिंदुस्तान की जननी गाय माता के साथ प्यार के प्रति उनका धन्यवाद करता हूँ। सड़क के विकास के लिए 53,000 किलोमीटर राजस्थान में ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय मार्ग और राजमार्ग की सड़कें बनेंगी। इस पर 24,000 करोड़ रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खर्च किए हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति जी, हम सब एक पक्ष बजट के खिलाफ बोलता है, उसका विरोध करता है, एक समर्थन करता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। हजारों नहीं है, 536 ईसा पूर्व भारत पर फारस के राजा दारा फर्स्ट ने आक्रमण किया था। सिंध तक बढ़ पाए थे और हिंदुस्तान की जनता ने मुकाबला करके दारा शिकोह को दारा फर्स्ट को वापस जाना पड़ा था। उसके बाद भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। एकजुट हिंदुस्तान लड़ा। कुछ हमारे अंदर जयचंद भी थे, कुछ आंबी जैसे नरेश भी थे, लेकिन पौरुष जैसे मान सम्राट ने उनका मुकाबला किया। एक झेलम एक छोटा राज्य था पंजाब में, खोखरों से युद्ध करते हुए जब सिकंदर झेलम तक बढ़ा तो बूढ़े पौरुष ने उनका मुकाबला किया और हार हुई। लेकिन हम भारत के महान सम्राट पौरुष ने एक सम्मानित जिंदगी जीते हुए एक सिकंदर से कहा जो एक राजा का एक सम्मान होता है, उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाए। और सिकंदर को इतनी क्षति पहुंचाई कि सिकंदर सिंध के रास्ते हुए भागते हुए बेबीलोन जाकर उनका वहाँ पर स्वर्गवास हो गया। तो हिंदुस्तान कभी कमज़ोर नहीं रहा। विदेशी आक्रमणकारियों के बाद, यूनानियों के बाद भारत पर शकों के आक्रमण हुए, यूचीज के कुषाणों के आक्रमण हुए, हूणों के आक्रमण हुए, पर्थियन के आक्रमण हुए, मंगोलों के आक्रमण हुए, तुर्कों के आक्रमण हुए। भारत ने हमेशा उनका मुकाबला किया। पूरा भारत एक साथ लड़ा, टुकड़ में लड़ा, लेकिन हमने हर एक का मुकाबला किया। और जो हूण हम पर विदेशी जाति, जो शक और सितीनियन हिंदुस्तान पर आक्रमणकारी ट्राइब्स थी, वो हिंदुस्तान की भारत माता की गोद में आके भारतीय लोगों में शामिल हो गए। और फिर जब भी इस भारत माता के यहाँ इतना प्यार मिलता है, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आया और वो यहाँ पर रह के इसी भारत की संस्कृति में घुल मिल गया, उसने हर विदेशी का मुकाबला किया। हम हिंदुस्तान में अगर हम आज आपस में बढ़ते रहेंगे, कोई हिंदू रहेगा, कोई मुसलमान रहेगा, कोई सिख रहेगा, तो हमारा देश कमज़ोर होगा। हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, हमने मुग़लों से लड़ाई लड़ी, हम हिंदुस्तानी तुर्कों से लड़ाई लड़ी। 1000 के संघर्ष के बाद 1947 में हम देश आज़ाद हुआ। 1857 के अंदर मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की क्रांति और मेरठ की मिठुनी हुई, गदर हुआ। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक मुसलमान राजा के नेतृत्व में हम सब हिंदुओं ने, बल्लभगढ़ के जाटों ने, दादरी के गुजरों ने और भिवाड़ी के, रेवाड़ी के अहीरों ने मिल के लड़ाई लड़ी। और एक बुड्ढो, अबे ज्ञान सीख लो भाइयों, कुछ सोच लो भारत कैसा बना है। आएंगे हम, सरदार पटेल में भी आएंगे। भारत बना, हमने लड़ाई लड़ी। बैठो तो सही भाई साहब, अरे थोड़ा देर बैठ लो, ज्ञान ले लो। शक भी हिंदू बन गए, मेरा गोत्र खून है, हम भी हिंदू बन गए, सब शामिल हो गए। आपके लिए बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत करो, हम सब पहले क्या आते हो समझ लो, किताबें पढ़ लो।
आगे 47 का 1957 में हम क्रांति में हार गए। सबने मिलकर देसी रियासतों ने, झांसी की रानी हो, तात्या टोपे हो, राव नाहर सिंह हो, उमराव सिंह भाटी हो, राव तुलाराम हो, सब ने मिलकर दिल्ली के इर्द गिर्द बूढ़े बहादुर शाह जफर को देश का राजा बना दिया। दिल्ली मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली शाहजहाँपुर के आसपास थी। हम लड़ाई हार गए। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सब हिंदुस्तानियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजगुरु सुखदेव, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, INA बनाई गई। गांधी जी ने जन आंदोलन किए। भगत सिंह ने जैसे शहीदों ने अपनी जान पर खेलकर, ऊधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जान की कुर्बानी देके 1947 में 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अंग्रेजों ने हमें एक टूटा भारत दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान जैसा एक नया देश बना दिया। 14 अगस्त को देश की जनता की अदला बदली हुई। राज तो बदले लेकिन जनता भी बदली। हिंदू उधर से इधर माइग्रेट हुए और मुसलमान धर्म के नाम पर 2 देश बन गए। लेकिन इतना नेतृत्व मजबूत था भारत का कि 3 करोड़ की आबादी को नेहरू जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में उनको सही जगह पर बसाया गया। और सरदार पटेल ने 600 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत दिया। वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री थे। आप एक मिनट, प्लीज क्या हो रहा है? एक मिनट, आपके पास कोई नेता नहीं। शकुंतला जी बैठो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये देश जो दिया है सरदार पटेल ने दिया है। सभापति महोदय, ये मुल्क जो दिया, जो हिंदुस्तान दिया, जो भारत दिया है, ये सरदार पटेल की देन है। सरदार पटेल की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश की तरक्की हुई। एक मिनट, राठौड़ साहब बैठिए। नो, कोई विभाजन नहीं। आपने सरदार पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, नेहरू जी के नेतृत्व में देश के एकीकरण किया, प्री वर्ष बंद किए, राजाओं को जोड़ के भारत को बनाया। पहली बार इतना बड़ा हिंदुस्तान दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान। बंटवारा जो किया उसमें अंग्रेजों ने किया और हिंदुस्तान के जो राजनीतिक लोग थे, जो आज आप लोग आपस में कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो, हिंदुस्तान की हार अगर पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ गद्दारी नहीं होती, मराठों की फौज के, हिंदू मुसलमान करते हो, मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गारदी था। महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर, एक मुसलमान था। और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। इतिहास को बनाओ। सरदार पटेल ने इतिहास बनाया है। वो कांग्रेस का गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के निर्माता है। बिस्मार्क से जो जर्मनी का एकीकरण किया, उससे बड़ा काम सरदार पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को हिंदुस्तान में कबायली फौज के साथ में कंगन में मुस्लिम गुजरों की फौज बना के पाकिस्तान के कबायलियों को खदेड़ा। लिखा हुआ है, जाके पढ़ो आईने कश्मीर के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम हैदराबाद को भारत में शामिल किया, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया, सारी देसी रियासतों को जोड़ के एक हिंदुस्तान बनाया। वो भी एक किसान का बेटा था। आज भारत की आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो गए। जो हमको हमारे शहीदों ने, हमारे उन क्रांतिकारी, उन नेताओं ने जो एक सुंदर हिंदुस्तान दिया है, उसको हम हिंदू मुसलमान में नहीं बांटे, उसको हम सिख ईसाई में नहीं बांटे। हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक कांग्रेस बीजेपी मत बांटो। आज से 1947 पहले, 80 से पहले बीजेपी नहीं थी।
सदियों का हिंदुस्तान है, हमें आगे भी चलना है। हमें जब तक हिंदुस्तान को कायम रखना है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, आप लोग भी हमारे अपनी बात करें, वो भी अपनी बात आपस करें। में मतभेद नहीं होने चाहिए। यदि बजट पे हम माननीय करेंगे तो आप मुख्यमंत्री जी सबका ने, विरोध करना सभापति पड़ेगा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुश्किल जो से एक आधे बजट दिया लोगों है, ने बजट पे अपनी बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है, हमें पक्ष विपक्ष को उनकी तारीफ करनी चाहिए। किसी भी बैठ जाइए आपको कोई नॉलेज नहीं है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का 77 का भाषण पढ़ो। कहाँ पर गए हो आप कभी? अफगानिस्तान विदेश मंत्री थे, क्या कहा था उन्होंने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में? कनिष्क होटल के अंदर ठहरे थे। गए हो कभी अफगानिस्तान? गए हो क्या? जाएंगे भी नहीं, जाना, एक मिनट जाना। अरे अब छोड़िए, आपके मोदी भी जाके आए हैं पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। छोड़िए, बातें मत करिए। क्या बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, सुनिए तो सही। आप उस पार्टी के मेंबर हो। उन्होंने कहा था कि कनिष्क होटल, कनिष्क तो भारत का राजा था, तो क्या कनिष्क, तो अटल जी ने स्पीच दी थी कि भाई कनिष्क तो हमारा पुरखा था। उसकी अटल जी की स्पीच निकाल, स्वर्गीय महान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कनिष्क अफगानिस्तान का भी पुरखा था, और कनिष्क की राजधानी मथुरा और फिरोजपुर, पेशावर पाकिस्तान में भी है। तो कनिष्क की तारीफ की कि हमारे पुरखे एक थे, धर्म बदल गया तो क्या हो गया, पूर्वज तो हमारे एक ही थे। उसकी भाषण सुना अटल जी का। अटल जी ने, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने क्या किया? पाकिस्तान से मार खाई। अरे सुनिए तो सही, 71 की लड़ाई में, एक मिनट बैठिए, बैठिए नेताजी, बैठिए। सभापति महोदय इनको बैठाइए, मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ। सभापति महोदय इनको बैठाइए। अरे बैठिए यार, हाँ बैठिए प्लीज। सुनिए, 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री दुर्गा थी, अटल जी ने दुर्गा बोला, दुर्गा। हमने बांग्लादेश जैसा नया देश बनाया। और समय तय कर दें, विधानसभा में हो गया? कोई काम नहीं है, जोड़ी जी का भाषण। इंदिरा जी ने समय तय कर दें, आज तो आपने क्या बनाया? हमने बांग्लादेश जैसा देश बनाया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान की 1 लाख फौज को पकड़ा, नियाजी को, जनरल अरोड़ा ने। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आपको कोई नॉलेज नहीं है। 1 लाख की फौज को पकड़ा बांग्लादेश में। मिस्टर सत्ती, अपने स्थान पे जाइए आप। हमने जाइए अपने स्थान पे जाइए। हमने भुट्टो को बुलाया शिमला समझौता करने के लिए, आपने मुशर्रफ को यहाँ पर बुलाया। करगिल कराया, शहीदों की कुर्बानी की, किसानों की जाने की। आपके परिवार में कोई फौज में नहीं होगा, आपको सैनिकों की क्या चिंता? जो इधर बैठे किसान के बेटे, एक तो खेती में काम करता है और एक देश पे जान देता है। अब होली दिवाली नहीं मनाते और देश की रक्षा करते हैं। आप बार बार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहोगे, देश को बांटते रहोगे, देश को तोड़ते रहोगे। आप अपने उन नेताओं की बातों को याद रखो कि जिन्होंने देश को बांटा है। इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को 22 राज्य बनाया। जानकारी नहीं है तो इतिहास की बात बता रहे, सीख लो। सभापति महोदय, इंदिरा गांधी जी ने हिंदुस्तान में 22 राज्य बनाया। सिक्किम को चीन लेना चाहता था, चीन सिक्किम को भारत से छीनना चाहता था। इंदिरा गांधी जैसी नेता, उन्होंने सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 21 राज्य होते थे। इंदिरा गांधी जी ने जब भारत के अंदर गेहूं पैदा नहीं होता था, पंजाब और हरियाणा के अंदर रेगिस्तान के टिब्बे होते थे, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाके हिंदुस्तान के और किसान और हरित क्रांति लाके आज इतना अनाज हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो देन इंदिरा गांधी की है। DRDO की स्थापना नेहरू ने की, जवाहरलाल नेहरू की कॉलेज की स्थापना नेहरू जी ने की, पोखरण का बम विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया, 7th फ्लीट को वापस अमेरिका का इंदिरा गांधी ने भेजा। इंदिरा गांधी जैसी नेता अमेरिका के 7th फ्लीट से नहीं डरी। आज 2 मिनट में हमारे नेता सभापति महोदय, अब ये तो बोलते रहते हैं, मेरा टाइम काट दो। हम कहते हैं हमने क्या नहीं किया,
हमने बोकारो जैसे स्टील प्लांट खोले जहाँ 40,000 लोग नौकरी करते हैं। आपने हिंदुस्तान जैसी कंपनियां त्राहिमाम सभापति महोदय भारत के एसेट्स को बेचा। सभापति महोदय, आपके पास कोई जवाब नहीं, आपके पास कोई विकास की कोई परिकल्पना नहीं। सिर्फ आपका काम है विरोध करना, सिर्फ आपका काम है देश को बांटना, सिर्फ आपका काम है देश को तोड़ना और भाई को भाई से लड़ाना। सभापति महोदय, आप इनको याद दिलाओ, आप खड़े हो जाओ। आप सभापति महोदय, आज राहुल गांधी जी ने मुसलमान समाप्त करें। अरे नफरत छोड़ो, अरे भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ के रखो, प्यार का बात करो। अगर सभापति महोदय, मैं तो समाप्त करें प्लीज। सभापति महोदय जी, समाप्त करें, 2 मिनट, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, समय की सीमा, प्लीज प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, बिराजे भाई साहब, अरे भाई दिल्ली से मार खाएगा। आपको प्लीज सेव करें, बिराजे आप। हमने प्लीज, सभापति महोदय, मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम सब अपने देश की तरक्की करें। हम आपस में बीजेपी कांग्रेस नहीं बांटे, 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं। जब इस लोकतंत्र की बड़ी परिकल्पना क्या है कि आज चाय बेचने वाला भी, दूध बेचने वाला भी, सब्जी बेचने वाला भी, किसान का बेटा भी इस लोकतंत्र की वजह से प्रधानमंत्री बन सकता है। पहले राजा बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी संविधान सभा की जो संविधान की ताकत है, जो हमारा लोकतंत्र है, आज गरीब का बच्चा भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारा समाप्त करें प्लीज। हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्लीज, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कोई भी चौधरी चरण सिंह, किसान के बेटे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये संदीप शर्मा एक लोकतंत्र की गरिमा है। अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, 1 मिनट सुनिए, 2 मिनट, 1 मिनट। सभापति महोदय, हाथ जोड़ के, पहले राजा तलवार से, माननीय राठौड़ साहब, सभापति भाई साहब, महोदय, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, मुख्यमंत्री जी ने, अब राजा जनता की वोट से पैदा होता बहुत है। समय हो गया। लोकतंत्र की ताकत है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था और पहले राज तलवार की ताकत पे छीन लिए जाते थे, लेकिन आज राज नहीं, जो राज परिवर्तन होता है वोट की ताकत पे होता है और वोट की ताकत पे ही राजा बनता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता का ख्याल रखा और हमारे जनता के भले के लिए मैं अपने भाइयों के लिए शेर सुनाता हूँ। पहली बार बोल रहे हैं सर। पहली बार बोल रहा हूँ भाई साहब, आप पहली बार बोल रहे, समय की सीमा है। मैं तो पार्लियामेंट, समय की सीमा है, 1 मिनट में समाप्त। सुनिए, सीमा है, ऐसे नहीं। 5 मिनट, 1 मिनट सुन तो लो। आप क्रांतिकारियों का है, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, किसान का बेटा, सुन लो। INA में उनकी तुरबत पे नहीं है, तुरबत, 1 मिनट, आप समय की सीमा, उनकी तुरबत पे नहीं है एक भी दिया। ए बैठो यार, ये भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। उनकी तुरबत पे नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। संदीप, उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। जगमा रहे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आपने मुझे जो शहीदों के कफन बेचते थे और राज्य में है मजे ले रहे हैं। शहीदों के परिवार भगत सिंह, ऊधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, आप उस पार्टी के लोग हो। जब स्टेट की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को आतंकवादी बोला, सत्ता की साझेदारी की थी यूपी के अंदर। अंकित नहीं होगा, वैसे अभी आप अंकित नहीं होगा। कभी कभी क्या अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज, बस सीधी सी माननीय बात। सदस्य महेंद्र जी, उप सचेतक महोदय, बिराजे प्लीज बिराजे, प्लीज अब अलाउ नहीं करो, प्लीज बिराजे। श्री संदीप शर्मा, माननीय सभापति